Hi students, welcome again. Today I am discussing about the balance sheet. Balance sheet is one of the most important aspect of accounting. बेटे बैलेंस शीट क्या होती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाते ही हैं, जिसमें से पहले हम ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। बट बैलेंस शीट मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट के थ्रू हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। तो बैलेंस शीट है क्या, वी मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, तो बैलेंस शीट क्या होती है बेटे, एट द एंड ऑफ द ईयर पर्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मान लीजिए हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो वो 31 दिसंबर को बनाई जाएगी। या हमारे अकाउंट्स आजकल जैसे इनकम टैक्स के क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर, तो 31 मार्च को बनाई जाएगी। इसमें असेट्स भी होते हैं और लायबिलिटीज़ भी होती हैं। तो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में बेटे लायबिलिटीज़ और असेट्स होते हैं और इनका टोटल सेम होता है। तो हैव अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं बेटे। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? मैंने कहा था कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और इसलिए हमने जब भी एंट्रीज डालनी होती हैं अपने आप को बिजनेस समझ के डालनी होती है, ना कि ओनर। इज इट क्लियर? तो लायबिलिटी ये होती है कि जो बिजनेस ने लोगों का पैसा देना है, चाहे वो ओनर्स का देना है बेटे, चाहे वो आउटसाइड लोन्स लिए हुए हैं, उनका पैसा देना है। तो लायबिलिटीज आर द थिंग्स विच बिजनेस ओ टू डिफरेंट पार्टीज, मे इट बी ओनर्स, मे इट बी बैंक्स, मे इट बी एनीबॉडी। ओके, तो लायबिलिटीज का जो सबसे पहला पार्ट आता है शेयर होल्डर फंड। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, हमने जर्नल एंट्रीज में भी किया था, तो बिजनेस में पैसा आता है तो कैपिटल को क्रेडिट किया है, और लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड्स की बात करते हैं बेटे। शेयर होल्डर फंड्स होते क्या हैं? शेयर होल्डर फंड्स ये हैं कि उसमें क्या क्या आ जाता है। एक तो जो कैपिटल लगाया, मे बी प्रोप्राइटर ने लगाया सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन किसने लगाया? हमारे शेयर होल्डर्स ने लगाया। तो ये सारे का सारा शेयर होल्डर फंड्स कहलाता है। और इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है? तो शेयर होल्डर फंड में प्रॉफिट्स हों तो ऐड कर लिए जाते हैं बेटे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी ऐड कर लिया जाता है। अगर प्रॉफिट ऐड होंगे तो लॉसेस को क्या करेंगे? माइनस। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाते हैं और लॉसेस को माइनस किया जाता है। ड्राइंग्स को भी माइनस किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस किया जाता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा शेयर होल्डर फंड है। क्योंकि बेटे कैपिटल में प्रॉफिट ऐड, लॉस माइनस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस, और ड्राइंग्स को भी माइनस किया जाता है क्योंकि वो पैसा बिजनेस से जा चुका होता है। शेयर होल्डर फंड्स में बेटे हमारे रिजर्व्स भी आ जाते हैं। किसी भी टाइप का रिजर्व और फंड, किसी भी टाइप का रिजर्व और फंड। रिजर्व्स क्या होते हैं? बिग बिजनेस पीपल जो कि सॉलिड बिजनेस हाउसेज हैं, वो अपने प्रॉफिट का सारा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स में। उसका काफ़ी पार्ट वो अपने पास रिटेन रखते हैं फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज, फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम्स, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। तो आज की डेट में आप देख लीजिए, क्राइसिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओनली दोज कंपनीज विल सर्वाइव विच हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, like Reliance Industries, Tata, Birla, Honda, Suzuki. These people have huge reserves. अरबों के रिजर्व्स हैं इनके पास, तो इनको कोई टेंशन नहीं है। When the economy again starts ticking, ये अगेन दिल बी इन द ऑन द प्लेटफॉर्म वेरी सून। लेकिन जिन कंपनी के पास रिजर्व्स नहीं हैं वो उड़ जाएंगी। तो रिजर्व्स क्या होता है? जैसे हमने कहा प्रॉफिट ऐड होता है, तो कुछ कंपनीज अपना प्रॉफिट तो ले लेती हैं, लेकिन कुछ उसका ज़्यादा पार्ट ह्यूज रिजर्व्स में डाल देती हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के रिजर्व्स बनाने हैं। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना सकते हैं, जनरल रिजर्व भी बना सकते हैं, फंड्स भी क्रिएट करते हैं। सो बिग कंपनीज क्रिएट लॉट ऑफ रिजर्व्स। अब ये दोनों चीज़ें बेटे हमारी शेयर कैपिटल कह लीजिए और ये रिजर्व्स कह लीजिए, इसे हम इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं। क्योंकि इंटरनल मीन्स ये प्रोप्राइटर या शेयर होल्डर्स के बेस पे होती है, तो इसे हम इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल इक्विटी। अब बात आई, ये तो बेटे प्रोप्राइटर का पैसा हो गया जो उसने कमाया
वो ऐड हुआ, रिजर्व में रख दिया और जो ले गया उसे माइनस कर दिया। अब दो तरह की और लाइबिलिटीज़ मानते हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ मानते हैं। इन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल, यानी कि ये पैसा बिजनेस ने लोगों से लिया है, इंस्टीट्यूशन से लिया है। इसमें नॉन करंट और करंट आ जाता है। नॉन करंट का मतलब होता है जो लंबे पीरियड के लिए हमने लोन्स लिए होते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 1 ईयर, 12 मंथ से ज़्यादा। तो बैंक से हम लोन लेते हैं बेटे, वो आ जाएंगे। डिबेंचर्स भी एक किस्म का लोन है। वैसे तो हम बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बिग कंपनीज लोगों से लोन लेती हैं, और लोगों से जो लोन लिया जाता है उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। और आप कहेंगे वो कैसे? बेटे डिबेंचर्स ये होते हैं, जैसे आजकल अगर आप अपना पैसा, लोग जो हैं पीपल, दे डिपॉजिट अगर इन FD, दे विल बी गेटिंग ओनली 6.25 इंटरेस्ट। लेकिन अगर वो रिलायंस के डिबेंचर्स खरीदें तो दे आर पेइंग 9%। तो जो लोग जानते हैं कि रिलायंस कंपनी डूबने वाली नहीं है, वो बैंक की जगह उनके डिबेंचर्स ले लेते हैं, सो दैट दे अर्न मोर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर भी एक किस्म का कंपनी का लोन ही होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जो हमें बाद में पे तो करनी है। अब लोगों से भी लोन लिया, वी हैव टू पे दैट। तो जो अमाउंट हमने लोगों को देने हैं, ये बाहर के लोगों को देने हैं, लेकिन इंटरनल इक्विटी जो हमने प्रोप्राइटर को देने हैं, मालिक को देने हैं। उसमें मॉर्टगेज आप मॉर्टगेज का मतलब गिरवी, हिंदी में कहते हैं गिरवी। गिरवी मीन्स आजकल आप जानते हो कि अगर आप होम लोन लें तो घर के जो पेपर्स होते हैं वो बैंक अपने पास गिरवी मॉर्टगेज कर लेता है। जब आप लोन पूरा करते हैं तब वो घर के पेपर आपके नाम पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो मॉर्टगेज इज़ ऑल्सो अ टेक्निकल टर्म ऑफ लोन ओनली। सो ये लोन्स ही होते हैं, लेकिन जो 12 मंथ के पीरियड से ज़्यादा वाले लोन्स होते हैं। अब करंट की बात करें, करंट लाइबिलिटीज़ जो हमने 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना है लोगों को। इज इट क्लियर? जो हमने पैसा लोगों से उधार लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं, या जो हमने कोई चीज़ें खरीदी हैं, लोगों से परचेज की हैं, क्रेडिट में उनका पैसा तो देना है, बट वी प्रॉमिस टू पे दैम विद इन 1 ईयर, दैट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं बेटे, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिनसे हमने क्रेडिट पे परचेजेस की होती हैं, उनको हम बाद में पेमेंट देते हैं और एक प्रॉमिस करते हैं। कभी कभी हम नए क्रेडिटर से लें तो वो हमसे चाहेगा ऑथेंटिसिटी, तो हमसे बिल पेबल लेगा। बिल पेबल मीन्स वी कमिट कि हाँ जी हम इतने पीरियड में इतने मंथ्स के बाद इतना पैसा दे दें, दैट इज़ नोन एज बिल्स पेबल। ये भी करंट में आ जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कल भी डिस्कस किया था। ओवरड्राफ्ट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लोन होता है। एक्सपेंसिव आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी। कभी कभी जैसे हमने कहा कि इस बार सैलरीज नहीं दे पा रहे लोग, तो उनको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग है, देनी तो पड़ेंगी कभी ना कभी, तो बेटे उसे हम करंट में मानते हैं। इस तरह इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब हो गया कि कुछ इनकम्स, जैसे हम कभी फीस पूरी की पूरी एक इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो लाइबिलिटी बिकॉज वी हैव टू टीच दैम इन फ्यूचर। सो ये जो पूरी लाइबिलिटीज़ हैं इसे हमने इन पार्ट्स में बांटा है। लेकिन इंटरनल इक्विटी हुआ जो हम शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स का पैसा है, और रिजर्व्स वो इंटरनल जो हैं, दैट इज़ नोन एज, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर द इंटरनल पीपल ऑफ इंटरनल पार्टीज टू द फर्म। और जो एक्सटर्नल में नॉन करंट आएगा और करंट आएगा। अब बात आती है बेटे नेक्स्ट असेट्स की। तो जो असेट्स हैं इसे भी हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहले हम इसे नॉन करंट का मतलब मोर देन 12 मंथ्स, और फिर हम करंट की बात करेंगे जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर। असेट्स वो होते हैं ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, और वो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करके अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। असेट्स क्या है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करें हमें असेट्स चाहिए, और वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन से। बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग हमें लॉन्गर पीरियड के लिए चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये सारे असेट्स ह्यूज अमाउंट्स के होते हैं जो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करने हैं, 1 साल के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करने हैं, सो दैट आवर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीजेज एंड वी अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। तो इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। टेंजिबल वही जिन्हें टच किया जा सकता है और उनकी इमेंस वैल्यू होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। और इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? जिन्हें टच नहीं किया जाता बट दे हैव अ गुड वैल्यू, दैट इज गुडविल, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन टर्म्स, बेसिक टर्म्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये
फर्स्ट पार्ट आ गया बेटे नॉन करंट असेट्स का, जिसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। दूसरा इन्वेस्टमेंट्स, जो अच्छी सॉलिड कंपनीज होती हैं वो उनके पास पैसा होता है तो वो अपने पास नहीं रखती, वो दूसरी कंपनीज में पैसा लगा देती हैं, लैंड्स खरीद लेती हैं, हाउसेस खरीद लेती हैं और शेयर्स दूसरी कंपनी के खरीद लेती हैं। तो दीज आर ऑल्सो आवर असेट्स, क्योंकि हम कभी भी वो बेच के पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट असेट का मतलब जो एक साल के अंदर है ना हम उस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर लें, कैश में। इसमें डेटर्स वही जिनको हमने उधार माल टर्म्स में किया था, उधार माल बेचा उनसे पैसा लेना है। यहाँ बिल्स पेबल था तो यहाँ बिल रिसीवेबल हो गया बेटे। कैश और बैंक तो वैसे ही करंट है, इमीडिएटली कन्वर्शन की ज़रूरत ही नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने कहा था प्रीपेड जो हम खर्चे पूरे साल का ही रेंट दे दें वो सेट ही बन जाएगा हमारा। और एक्रूव्ड इनकम्स जो कि इनकम्स हमें अभी तक ड्यू हो चुकी हैं लेना, लेकिन हमने ली नहीं है, क्योंकि अगर एफडी हमने मान लीजिए 5 साल के लिए कराई है और 3 साल के बाद सोचेंगे तो कुछ इंटरेस्ट तो ड्यू होगा ना, तो वो पीरियड कि उसका उतना इंटरेस्ट हमें आने वाला है। और इसमें हाँ स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आजकल इन्वेंट्री भी कहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड में हमारा जो स्टॉक होता है वो बिजनेस में पड़ा होता है। कोई भी बिज़नेस हम कर रहे हो, चाहे हमारा मर्केंटाइज का बिज़नेस है, चाहे किराना शॉप है, तो एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक पड़ा होगा नेक्स्ट वो बिक जाएगा, उसको कन्वर्ट हम कैश में कर लेंगे। अब असेट्स और लाइबिलिटीज़ की इक्वेशन एक बनती है बेटे, जो हम अब अकाउंटिंग इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन उसका कंसेप्ट आज ही क्लियर करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में याद रखें कि असेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ये पूरे असेट्स का टोटल अगर 5 करोड़ आया तो बेटे इन सब का कैपिटल का और ये सारी की सारी लाइबिलिटीज़ का भी 5 करोड़ ही होगा। इज इट क्लियर? असेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं। ये 3 तरह के हमारे असेट्स थे, इन तीनों का टोटल अगर 5 करोड़ आया हुआ है तो ये लाइबिलिटीज़ का टोटल भी 5 करोड़ होगा, जिसमें ये और ये सारी की सारी लाइबिलिटीज़ मानी जाएंगी। अब असेट्स कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के बराबर हैं, तो दीज आर, मान लीजिए हमारे जो असेट्स थे वो एग्जाम्पल देते हैं कि ये टेंजिबल थे 5 करोड़ के, इन्वेस्टमेंट थी 3 करोड़ की और करंट असेट्स थे 2 करोड़ की, तो ये टोटल 10 करोड़ हो गया। और हमारा जो कैपिटल था वो हमारा 8 करोड़ था, 1 करोड़ ये थी और 1 करोड़ ये, तो इसका टोटल भी 10 करोड़ हो गया। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन बता रहा हूँ कि असेट्स किसके बराबर हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो असेट्स का टोटल कितना है बेटे 10 करोड़, कैपिटल कितना है 8 और हमारी ये दोनों मिलके लाइबिलिटीज ये, तो 10 इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एज ए मैथमेटिकल स्टूडेंट्स आप जानते हो अगर ये इक्वेशन है तो इससे हमारी बेटे ये 2 इक्वेशंस तो खुद ही निकल जाएंगी, क्योंकि असेट्स इसके बराबर है तो कैपिटल किसके बराबर होगा, कैपिटल यहाँ प्लस में, तो असेट्स में से क्या माइनस कर देंगे, लाइबिलिटीज़। ये याद रखिएगा, यही आना है आपके एमसीक्यूज में। और फिर इसी को देख के लाइबिलिटीज़ किसके बराबर होंगी बेटे, असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे। ऑल द 3 इक्वेशंस इसी से बनी है, आप ये याद रखें। इसके यहीं पे अपनी फिगर्स पुट कर लीजिएगा तो कैपिटल भी निकल सकता है और लाइबिलिटीज़ भी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें जो मेन पर्पस है ये याद रखना है कि असेट्स किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। और इसको मैथमेटिकली आप कर सकते हैं कि कैपिटल फिर किसके बराबर हुआ, असेट्स में से हम लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, और असेट्स किसके बराबर हुए, दोबारा लाइबिलिटीज़, असेट्स माइनस कैपिटल। अब ये जो टोटल असेट्स हैं, जो ये बात कर रहे हैं हम टोटल असेट्स, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, मैंने बताया था ये सारा कुछ इंटरनल है 8, दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल, तो ये भी किसके बराबर होगा, तो 10 करोड़ के बराबर ही होगा। नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू, एक कैपिटल अकाउंट होता है बेटे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एमसीक्यूज भी आते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे ओपनिंग कैपिटल माना जाता है। क्या माना जाता है, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हम, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, हम क्रेडिट में लिखेंगे। मान लो 50,000 था, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी यहाँ डाला जाता है, मान लीजिए वो 10,000 था, ठीक है। और अगर हम और कैपिटल प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस करता है तो वो भी आ जाता है। तो 50 ओपनिंग था, 10 उसको इंटरेस्ट मिला,
और उसने और इंट्रोड्यूस किया 20 और इस साल उसका 20,000 प्रॉफिट भी हो गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ क्या क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रॉफिट यहाँ आएगा। तो उसका रिवर्स यहाँ चला जाएगा। ड्राइंग्स यहाँ चली जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ चली जाएंगी। हाँ, यहाँ प्रॉफिट है, अगर कहीं लॉस हुआ तो यहाँ आएगा। तो प्रॉफिट अगर इधर आएगा बेटे तो लॉस नेचुरली उसकी रिवर्स। मैं अभी प्रॉफिट समझ रहा हूँ क्योंकि वी ऑल वांट प्रॉफिट्स, लेकिन लॉस का भी आ तो लॉस यहाँ आता है। और अब आंसर अगर हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस सीडी को क्या बोलते हैं बेटे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो मैं अगर ये निकालना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा बेटे? ओपनिंग कैपिटल में ऐड क्या करूँगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करूँगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस भी ऐड करूंगा, क्या? प्रॉफिट भी। और इसमें से ये आइटम्स को माइनस करूंगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर लॉस हुआ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहीं से पहले देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है। इन सब का जो टोटल है बेटे आ रहा है 1 लाख, और इस 1 लाख में से अगर 30,000 चला गया तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना बन गया? 70,000। इज इट क्लियर? तो क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस प्रॉफिट। इसमें से माइनस किया जाएगा ड्राइंग्स को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस किया जाएगा। हाँ, अब प्रॉफिट की जगह अगर लॉस होता तो बेटे, तो प्रॉफिट ना होता लॉस, तो लॉस को भी माइनस कर देते। तो इन फिगर्स में से इनमें से कोई भी फिगर मिसिंग हो सकती है। अब ये मिसिंग हो सकती है, इस बार ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया। इज इट क्लियर? ओपनिंग नहीं दिया तो इसका टोटल कर लेंगे हम। इसका टोटल कितना हुआ बेटे इस बार? 1 लाख। और इसमें से 50,000, तो देखो ओपनिंग कैपिटल दोबारा 50 आ गया। इसमें हो सकता है ड्राइंग्स ना दी हो, ड्राइंग्स मिसिंग हो। तो एक ही इक्वेशन से इनमें से कोई भी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करना ही हमारा MCQ बनेगा। दोबारा से आई एक्सप्लेन व्हेन वी डू द अकाउंटिंग इक्वेशन, बट आज गो थ्रू इट कि अगर ये चीज़ दी हुई है बेटे, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल किसके बराबर हुआ? असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। और लाइबिलिटीज किसके बराबर हुई? असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? तो वही लिखा मैंने, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो एक ही इक्वेशन से 3 इक्वेशन बननी है, ये याद रखें। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कौन सी चीज़ क्रेडिट में आनी है, कौन सी डेबिट। आई विल रिपीट इट। एंड इनमें से एक मिसिंग फिगर होगी। इस बार प्रॉफिट का दिया, मैं लॉस का भी एग्जांपल अभी आपको दे सकता हूँ बेटे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आता है बेटे कैपिटल इंट्रोड्यूस और फिर प्रॉफिट। यहाँ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस, ये मैंने प्रॉफिट का एग्जांपल दिया था। अब हम इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ बेटे, हम लॉस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ लॉस। मान लो 10,000 लॉस हो गया और हमें ये कैपिटल नहीं दिया हुआ। अब जो आंसर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? देखा जाए तो यही टोटल ज़्यादा है, 50, 60, 78। तो बेटे ये 80,000 है। तो 80,000 में से अगर हम 40 माइनस करें तो हमारा टोटल क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसमें से कोई एक फिगर मिसिंग होगी जो आपको निकालनी है इसी तरह। तो रिमेंबर दिस कि अगर ये चीज़ निकालनी है तो इनको प्लस करें और ये माइनस कर दें, और अगर ड्राइंग्स निकालनी है तो क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर दें, इन तीनों को माइनस कर दें। और अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो इन सबको प्लस करें और ये 2 चीज़ों को माइनस कर दें, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल भी निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। तो याद रखें ये 2 इक्वेशन, इससे हमारा नेक्स्ट जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट विल ऑल्सो बी सॉल्व। हैव अ नाइस डे, रिलैक्स योरसेल्फ। करें इसे, बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। एंड आई विल गिव यू माई WhatsApp नंबर ऑल्सो। एनी क्वेरी आई विल डील विद इट। ओके, थैंक यू।